Hi students, so I am here with the next session in the V ज्ञानम सीरीज। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर होगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के बारे में आज हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं एंड लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को आज एक नई तरीके से देखते हैं। जनरली एक्सेलरेशन का जो परसेप्शन होता है तुम्हारी एज के बच्चों में, ठीक है, वो ये होता है कि अगर एक बॉडी या पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी स्पीड चेंज होनी चाहिए। ऐसा बहुत सारे बच्चों को माइंड में ये आइडिया रहता है, ठीक है, विच इज़ नॉट द परफेक्ट आइडिया। तो पहले इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है, कि एक्सेलरेशन को लेके व्हाट इज द एल्यूसिव आइडिया दैट इज देयर इन योर माइंड। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो एक्सेलरेशन को हम कहते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। माइंड यू, हम कहते हैं दैट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नाउ कीप इन माइंड दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ये है एक वेक्टर क्वांटिटी और एक वेक्टर के अंदर दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरा होता है डायरेक्शन। दोनों में से अगर कुछ भी चेंज हो तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में चेंज हो गया है। ठीक है, अब जनरली बच्चों के दिमाग में ये होता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड अगर चेंज हो रही है तो ही एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, विच इज नॉट द राइट आइडिया। देयर मे बी अ सिचुएशन जिसमें कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है और इसकी वजह से हम ये कह पाएंगे कि वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, विच वुड ऑल्सो मीन कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो द फर्स्ट आइडिया दैट यू हैव टू इम्बाइब इज कि एक्सेलरेशन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से भी हो सकता है। अब ये कितना होगा, इसको कैसे लिखेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, सपोज करो ये एक ट्रैक है, ठीक है, सपोज करो ये एक रूट है जिस पे एक पार्टिकल चल रहा है। अब जैसे इस पार्टिकल को तुम इमेजिन कर सकते हो जैसे कि मान लो एक कार है जो इस रूट पे चल रही है और उस कार को हम नेविगेशन पे देख रहे हैं। ठीक है, तो वो कार हमें एक डॉट की तरह नजर आएगी जो कि इस रूट पे चल रही होगी। ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। या ऐसा भी मान सकते हो कि एक कार किसी ट्रैक पे चल रही है, हम हेलीकॉप्टर में बैठ के उस कार को देख रहे हैं, तो अगेन वो कार हमें एक छोटे पार्टिकल की तरह नजर आएगी जो कि एक रूट पे चल रही होगी। इमेजिन करो कि ये कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ठीक है, अभी के लिए ऐसा मान लेते हैं कि ये कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो कार मान लो जिस समय यहाँ पर होगी उस समय अगर मैं तुमसे पूछूं कि कार की वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, यू विल प्रोबेबली से कि दिस। कैसे कहोगे? तुम कहोगे कि भाई इसकी जो ट्रैजेक्टरी है, जिस पाथ पे कार चल रही है उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, एंड वी कैन सी कि कुछ देर के बाद ये कार एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही होगी, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, तो मतलब जो टेंजेंट बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कार की जो ट्रैवल करने की जो कार की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो क्या यहां से लेके यहां तक का जो मोशन हुआ है, क्या इस मोशन में कार में एक्सेलरेशन था? ठीक है, द आंसर इज यस, एक्सेलरेशन था। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं इसे लिखूं कैसे। ठीक है, क्योंकि स्पीड तो यहां पे मान लो जितनी भी रही होगी यहां पे भी उतनी ही है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ऐसा अभी हम मान रहे हैं। ये कांस्टेंट मानना जरूरी नहीं है, लेकिन चलो हम दोनों इफेक्ट को अलग अलग रखना चाहते हैं। चेंज इन स्पीड का इफेक्ट मैं अलग से डिस्कस करना चाहता हूं, चेंज इन डायरेक्शन के इफेक्ट पे मैं फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूं, तो स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, एक इंस्टेंट पे यहां पे थी, अगले इंस्टेंट पे किसी और है, डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई है वेलोसिटी की। तो क्या कार में एक्सेलरेशन था? द आंसर इज यस था। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कैन आई राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन? द आंसर इज अगेन यस। लेकिन वो कैसे लिखेंगे, इसके लिए कुछ और नए आइडियाज हैं जो हमें सीखने होंगे। तो वो आइडियाज क्या हैं? लेट्स टॉक अबाउट दोज। ठीक है, तो देखो, पहला आइडिया ये है कि कोई भी जो कर्व होता है, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे कर्व बना रखा है, कोई सा भी कर्व हो, ये कर्व छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है। जैसे अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं वापस से, तो इसके हम छोटे छोटे से सेगमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब कितने छोटे, तुम जितना छोटा बनाना चाहो बना लो। ठीक है, मैं अभी जो बना रहा हूं वो इतना बना रहा हूं कि तुम्हें दिखाई दे कि एक सेगमेंट है। तो ये जो सेगमेंट्स हमने बनाए हैं
ये सेगमेंट्स अलग अलग सर्कल्स के हिस्से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जो सेगमेंट है ये एक सर्कल का पार्ट हो सकता है, ये वाला सेगमेंट एक डिफरेंट सर्कल का पार्ट हो सकता है, ठीक है। ये वाला सेगमेंट एक अलग सर्कल का पार्ट हो सकता है जो ऊपर की तरफ बन जाएगा। अरे समझ में? तो एक कर्व को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, हर एक टुकड़े को एक सर्कल का पार्ट मान सकते हैं। एक गिवन टुकड़े के लिए एक ही सर्कल बनेगा। जब हम फ्री हैंड से ड्राइंग करते हैं, जैसा मैं अभी कर रहा हूं, तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो सर आप और सर्कल बना दो, ऐसा बना दो, आप ऐसा बना दो, ऐसा फीलिंग आती है कि एक टुकड़े को हम मल्टीपल सर्कल का पार्ट बना सकते हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकली इट इज प्रूवन कि एक टुकड़े को हम एक ही सर्कल का पार्ट बना पाएंगे। तो ये वाला पार्ट अभी हम प्रूव नहीं कर सकते, मतलब हम इतनी मैथमेटिक्स में भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए यू जस्ट टेक इट एज अ फैक्ट, यू जस्ट एक्सेप्ट कि हमने किसी मैथमेटिशियन की हेल्प लेके उनसे ये बात कंफर्म करी कि क्या ये पॉसिबल है कि एक छोटा सा टुकड़ा मल्टीपल सर्कल्स का हिस्सा बन जाए। तो मैथमेटिशियंस ने वॉट एवर दे डिड, दे गेव अस द कंक्लूजन कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप एक ही सर्कल बना पाओगे, एक टुकड़े से एक ही सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल बनेगा, इस सर्कल, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, इस टुकड़े के लिए इस सर्कल के सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जब कार इस टुकड़े से गुजर रही होगी तो हम कहेंगे कि अभी कार जिस जगह पर प्रेजेंट है वहां का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, और इसका जो रेडियस होगा उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब मैंने अभी तक जो बातें कही मैं उसको दोबारा से बताता हूं। एक कार मान लो इस रूट पे चल रही है, तो अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग जगह पे होगी। किसी इंस्टेंट पे मान लो यहां कहीं पर है, तो इस समय कार जिस टुकड़े पर प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कार इज मूविंग ऑन अ सर्कल। मतलब इंस्टेंटेनियसली अभी के लिए कहा जा सकता है कि कार एक सर्कल पे चल रही है जिसका रेडियस r है, ठीक है। और अगर ऐसा है, ठीक है, तो कार का जो एक्सेलरेशन है जो कि डायरेक्शन चेंज करने का काम कर रहा है वो सेंटर की तरफ होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर की तरफ होती है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है, इसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन कहते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है v²/r। तो ये वो नई इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। मैं दोबारा से रीआइट्रेट करता हूं अभी तक मैंने जो भी बातें बताई हैं, ठीक है। जो पहला आइडिया, या इसको मैं कहीं पे समराइज करता हूं, ठीक है। चलो अभी यहां पे समराइज करते हैं। तो जो फर्स्ट आइडिया है यहां पे मैं लिखता हूं, वो ये है कि एक कर्व को हम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं, एंड ईच पार्ट कैन बी कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सो फर्स्ट आइडिया ये है कि अ कर्व कैन बी ब्रोकन into large number of very small segments, ठीक है। तो ये फर्स्ट आइडिया है जो आपको माइंड में रखना है। सेकेंड आइडिया ये है कि ईच सेगमेंट कैन बी कंसिडर्ड, जगह का मैं इसलिए लिख देता हूं, ईच सेगमेंट कैन बी कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ईच सेगमेंट कैन बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अलग अलग सेगमेंट के लिए ये सर्कल अलग अलग होंगे, एक गिवन सेगमेंट के लिए ये सर्कल यूनिक होगा, ठीक है। फॉर अ गिवन सेगमेंट दिस सर्कल इज यूनिक, ठीक है। फॉर गिवन सेगमेंट सर्कल इज यूनिक, ठीक है। तो कार अगर मान लो किसी इंस्टेंट पे यहां से गुजर रही है, ठीक है, तो अभी हम कहेंगे कि कार जिस जगह पे प्रेजेंट है वहां का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये है, और इसका रेडियस ये है, यानी कि सर्कल का रेडियस। और कार में इस समय इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जैसे इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो ही रही है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इस समय जो एक्सेलरेशन है जिसको कि हम नॉर्मल एक्सेलरेशन कहते हैं, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, और इसकी वैल्यू होती है v²/r। r कौन सा? इस जगह का, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो
अब जैसे हम एक्सेलरेशन को दोबारा से देखते हैं, ठीक है, मतलब जो भी बातें मैंने बताई हैं उनको मैं दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। अभी हम क्या क्या बातें कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ कर्व्ड ट्रैक, ठीक है, उसके अंदर एक्सेलरेशन तो होगा ही। सोच के देखो, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ कर्व ट्रैक, उसके अंदर एक्सेलरेशन जरूर होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है। ये वाला जो एक्सेलरेशन है जो डायरेक्शन चेंज की वजह से आ रहा है, इसकी डायरेक्शन, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है वो मैंने अभी आपको यहां पे समझाया है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है वो चीज यहां पे आपको समझाई है, ठीक है। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड v²/r होता है, ठीक है। ये r किस डायरेक्शन, ये r कौन सा है, इस सर्कल का रेडियस, कौन से सर्कल का, जिस टुकड़े पे कार प्रेजेंट है वो टुकड़ा जिस सर्कल का हिस्सा है उसका रेडियस, ठीक है। इस एक्सेलरेशन को कहते क्या है, इस एक्सेलरेशन को कहते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सारे नाम से ये एक्सेलरेशन जाना जाता है। इस एक्सेलरेशन का रोल क्या होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये एक्सेलरेशन डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, अगर ये एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज हो रही होगी, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये तो नहीं होता, ये तो नहीं होता। उसके लिए एक दूसरा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब मैं इन बातों को यहां पे बताता हूं, ठीक है। एक पार्टिकल कर्व ट्रैक पे चल रहा है, इस बार मान लेते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ रही है। इस बार दोनों तरह के एक्सेलरेशन की बात करते हैं। कार किसी इंस्टेंट पे यहां पे थी, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि कार के पास दो तरह के एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक सेकेंड, मिट गया शायद, मैं दोबारा बना देता हूं। तो ये कार मान लो इस ट्रैक पे चल रही है, किसी इंस्टेंट पे कार यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस समय कार के पास दो तरह के एक्सेलरेशन है। व्हाट इज दिस हैपनिंग, ठीक है, कार की वेलोसिटी इधर है, ठीक है। कार के पास दो तरह के एक्सेलरेशन है, आई होप इस बार ना जाए, ठीक है। तो एक एक्सेलरेशन इस तरफ है जिसको कि हम an कहते हैं, और अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल होता है जिसको कि ए टेंजेंशियल कहा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाइफरकेट करके दोनों के बारे में बताता हूँ। एक है नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। इस नॉर्मल एक्सेलरेशन को और क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियल और सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये तो नाम हो गया। दूसरे टाइप का जो एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। नॉर्मल एक्सेलरेशन का जो रोल होता है वो होता है इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या करता है, इट चेंजेस स्पीड, ठीक है। इसकी खुद की डायरेक्शन किधर होती है, ये खुद डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी लिख देते हैं। और हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। ये नोटिस करो, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, ओके। कहीं थोड़ा सा पेन माल फंक्शन कर रहा है शायद, ठीक है।
तो ये वेलोसिटी है, दिस एरो इज वेलोसिटी, दिस एरो इज टेंजेंशियल, दिस एरो इज नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, आ रहा समझ में, क्योंकि वेलोसिटी है टेंजेंशियल डायरेक्शन में और नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है वो अलोंग द नॉर्मल, टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम अलोंग द नॉर्मल भी कह सकते हैं। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, इसीलिए इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका रोल क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रोल क्या है? ठीक है, एक मिनट गाइस, दिस इज स्ट्रेंज। गाइस एक मिनट। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रोल क्या है? इट चेंजेस स्पीड। ठीक है, इट चेंजेस स्पीड। तो ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रोल। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब हम आते हैं सर्कुलर मोशन में। मतलब एक्सेलरेशन के बारे में अगर हमें ये बातें क्लियर हैं तो नाउ वी आर रेडी टू टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन। अब इसमें देखो, हम जो सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो दो तरह की सिचुएशन अराइज हो सकती है। एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि व्हाट वी कॉल एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो भी पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड से घूमता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से घूमता है। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ का सन के अराउंड जो मोशन है, नॉट स्ट्रिक्टली सर्कुलर बट गुड इनफ एग्जांपल ऑफ अ सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट स्पीड से घूमे जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल। या तुमने मान लो अपने रूम में फैन को ऑन कर लिया है और फैन अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेन कर चुका है, या जितने भी स्पीड में तुम चलाना चाहते हो वो स्पीड अटेन कर चुका है। तो फैन की ब्लेड का जो टिप है वो टिप घूम रहा है सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ। ठीक है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? उसके अंदर जो स्पीड होगी वो वेरिएबल होगी, वो वेरी कर रही होगी। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि सपोज तुमने फैन को अभी अभी स्विच ऑन करा है, तो फैन की स्पीड इनिशियल पीरियड में बढ़ती है, बढ़ के एक मैक्सिमम अटेन करती है, फिर उसी मैक्सिमम पे फैन घूमता रहता है। तो ये जो पीरियड था जिसमें स्पीड बढ़ रही थी, इसमें टिप ऑफ ब्लेड जो था वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था। या तुम एक फैन जो कि ऑन था उसको ऑफ कर दो, ठीक है, तो अब उसके ब्लेड की जो टिप है जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है लेकिन वो स्लो होती जा रही है, तो दैट वुड बी एग्जांपल ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर मतलब इनका जो डिस्टिंक्शन है, v कांस्टेंट है और एक में v वेरिएबल है। ये तो एक बात हो गई। v को कांस्टेंट कहते ही देयर आर अ लॉट मेनी अदर थिंग्स जो कि हम और कह सकते हैं। मतलब v के कांस्टेंट डिक्लेयर करने की वजह से हम क्या क्या चीजें कह सकते हैं। जैसे ये मान लेते हैं सर्कल पे है v है, ये कांस्टेंट है, तो जैसे ही मैंने v को कांस्टेंट डिक्लेयर किया, मैं और क्या क्या कह पाऊंगा? सबसे पहली बात तो मैं ये कह पाऊंगा कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता तो स्पीड बढ़ रही होती या कम हो रही होती, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है, हम ये कह सकते हैं। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ठीक है, विच इज v स्क्वायर बाय r। ठीक है, अब देखो ये तो अगर सर्कल ही है तो इसमें तो रेडियस कांस्टेंट हो गया। ठीक है, एक जनरल कर्व पे रेडियस चेंज हो सकता है लेकिन इसके लिए तो रेडियस कांस्टेंट हो गया। तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया है। माइंड यू, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हुआ है, डायरेक्शन नहीं। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल यहां पर है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। जब यही पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो नॉर्मल एक्सेलरेशन अब ऊपर की तरफ, क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब तीसरी बात देखो, अगर ये एक्सेलरेशन है नहीं और केवल ये प्रेजेंट है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा, जिसको कि सिर्फ ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मैं और क्लैरिटी के लिए ए नेट भी लिख देता हूं। ठीक है, ये होना चाहिए था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन का वेक्टर सम, लेकिन ये जीरो होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है यही टोटल एक्सेलरेशन भी है। यानी कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड सेंटर होगा, यानी कि वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये हमने सर्कुलर मोशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं।
ठीक है, तो इनके बेसिस पे अब हम आगे की बात कर सकते हैं, विच इज टॉकिंग अबाउट द डायनामिक्स। ठीक है, तो वो करते हैं। अब देखो, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन किस तरह की है, तो देयर इज अ टेबल, इस टेबल के, ये टेबल फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि देयर इज नो फ्रिक्शन हेयर। ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शन। अब इसके सेंटर पे हमने एक नेल लगा दी है, नेल से एक स्ट्रिंग बांध दी है, स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे एक ब्लॉक को लगा दिया है। ठीक है, और अब हमने क्या किया, इस ब्लॉक को हिट कर दिया। ठीक है, तो पहले तो अपना जो भी तुम्हारा थॉट प्रोसेस जहां तक भी जा सकता है उसको यूज करके ये कंफर्म करो कि क्या ये पार्टिकल एक सर्कल पे घूम रहा होगा। ठीक है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि इस ब्लॉक का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो फिक्स्ड है स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर, तो इसका मतलब इसकी ट्रैजेक्टरी सर्कुलर होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अब मैं इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके बारे में सोचूं, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, इसके ऊपर एक mg लग रहा होगा जो कि नीचे की तरफ होगा, और इसके ऊपर एक टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं, एंड नोटिस करो कि ये तीनों फोर्स ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। क्यों, पार्टिकल अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल पे घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में हुई। ठीक है, नॉर्मल वर्टिकल है तो नॉर्मल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है तो कोई वर्क नहीं करेगा। ठीक है, mg नीचे की तरफ है तो mg भी कोई वर्क नहीं करेगा। टेंशन टुवर्ड सेंटर है तो ये टेंशन भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय mg, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय टेंशन, तीनों ही जीरो है, विच मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, डेल्टा के इज जीरो, विच मीन्स स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, तो पहले तो मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि सबसे पहले मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि ये पार्टिकल जो मोशन कर रहा है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। चलो अब आगे की बात करते हैं। अब अगर इस पार्टिकल का किसी भी पॉइंट पे मैं एफबीडी बनाऊं तो टेंशन इधर की तरफ है टुवर्ड सेंटर, नॉर्मल ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है। क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो टोटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, इसका जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड सेंटर होगा और वो v स्क्वायर बाय r के बराबर होगा। r हेयर वुड बी इक्वल टू द स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इक्वल टू ma होता है। ठीक है, तो हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स नजर आ रहा है और वो है टेंशन। ठीक है, तो टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो हमने टेंशन की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन ये कह रहा था कि टेंशन की वैल्यू निकालो, तो टेंशन की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, तो आई होप ये सोल्यूशन समझ में आएगा इस। ठीक है, तो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो पहला एग्जांपल है उसको भी सॉल्व किया है और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पता लगा ली है। इसी तरह का अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो अब देखो सिमिलर सिचुएशन है, बस इस बार एक ब्लॉक की जगह वी हैव 2 ब्लॉक्स नाउ। मतलब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ मान लो इसकी L1 है, बाहर वाली लेंथ L2 मान लेते हैं। ठीक है, सो देयर आर 2 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2, देयर आर 2 ब्लॉक्स। इन दोनों ब्लॉक को हमने कुछ इस तरीके से हिट करा। ठीक है, कुछ इस तरह की वेलोसिटी दी v1 v2, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, रैंडम वेलोसिटी देने से नहीं होगा, लेकिन हमने इनको कुछ इस तरीके से हिट करा कि दे आर ऑलवेज मूविंग ऑन द सेम रेडियल लाइन। मतलब कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये पार्टिकल ऐसे मान लो एक ब्लॉक अगर यहां तक पहुंचा है तो दूसरा यहां तक है, दे आर ऑलवेज ऑन द सेम रेडियल लाइन। इसको मैं v1 मान लेता हूं, इसको मैं v2 मान लेता हूं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अब दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन निकालो। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो सपोज मैं इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 मान लेते हैं, तो m2 ब्लॉक का एफबीडी पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो m2 ब्लॉक के अंदर एक इधर की तरफ T2 टेंशन एक्ट करेगी। ठीक है, एक ऊपर की तरफ N2 और एक नीचे की तरफ M2G। हमने जैसे स्पीड को पिछले क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रूव किया था वो यहाँ पे भी प्रूव हो जाएगी। इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर कितना, v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, और इसके लिए जो रेडियस होगा वो होगा L1 प्लस L2। ये नोटिस करो। ठीक है, तो M2 पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी T2 इज इक्वल्स टू M2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज v2 स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2। तो ये आ गई T2 की वैल्यू। ठीक है, अब इसी तरीके से M1 का जब एफबीडी बनाएंगे तो M1 के एफबीडी में फोर्सेस कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो इसमें इधर की तरफ हो जाएगा T1 और इधर की तरफ होगा T2। ये नोटिस करो, जो M1 ब्लॉक है वो दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो दोनों टेंशन लगाएंगी।
ठीक है। और अगेन नॉर्मल ऊपर की तरफ हो जाएगा, m1g नीचे की तरफ हो जाएगा, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है v1 स्क्वायर बाय l1। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू m1 इंटू v1 स्क्वायर बाय l1, ये बनेगी। अब t2 की वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे तो हमको t1 भी पता लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड t1 एंड t2। तो आप देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, देखा जाए तो हम नया क्या कर रहे हैं, हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, हम न्यूटन सेकंड लॉ को ही यूज कर रहे हैं, F इक्वल टू ma लिख रहे हैं। ए नए तरीके का है, ए अब वो ए नहीं है जो स्पीड बढ़ने की वजह से काम में आ रहा था, अब ये वो है जो डायरेक्शन चेंज की वजह से आता है और उसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर बाय आर। तो जैसे ही तुम ए को पहचान लोगे, तुम न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके जो भी फोर्स तुमसे पूछा गया है उसको निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है एक पेंडुलम का, वी कॉल दिस सिचुएशन एज अ कोनिकल पेंडुलम। तो हमने क्या किया है, हमने एक पेंडुलम लिया, एक स्ट्रिंग से एक बॉब को अटैच किया और उसको हमने थोड़ा सा वर्टिकल डायरेक्शन से शिफ्ट करा और रिलीज नहीं करा। रिलीज कर देंगे तो वो ऐसे ऑसिलेट करेगा। हमने उसको साइड में ले जाकर, जैसे अगर ये स्ट्रिंग है तो इसको साइड में ले जाके रिलीज करने से तो ये ऐसे ऑसिलेट करता है, हम साइड में ले जाके इसको ऐसे हिट करा, ठीक है, सो दैट ये ऐसे इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज सिचुएशन ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। मान लेते हैं ये पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अगेंस्ट देखो, मान लेते हैं ये पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से, ठीक है। तो और ये लेंथ l मान लेते हैं, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अगेन देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मोशन हो रहा है, ठीक है। इस पार्टिकल का अगर हम एफवीडी बनाए, मान लेते हैं पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा, उसको यूज करके मैं एफवीडी बनाता हूं इस सिचुएशन को, ठीक है। तो इस समय पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से हो गए, ठीक है। देखो इस समय फोर्सेस कौन कौन से हो गए, एक तो T हो जाएगा, एक mg हो जाएगा, बस ये होगा, ठीक है। और क्योंकि ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होगा, कितना होगा, ये होगा v स्क्वायर बाय r। अब सवाल ये है कि r को क्या लिखें, ठीक है। तो ये नोटिस करो कि r को हम l साइन थीटा लिख देंगे, क्या ये डिस्टेंस l साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये l साइन थीटा। तो ठीक है, अब ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो हमारी बॉब के ऊपर एक फोर्स T है, एक फोर्स mg है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, ये T है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर इस तरफ है और ये है v स्क्वायर बाय आर के बराबर, तो नोटिस करो कि T साइन थीटा, इस T का ये कंपोनेंट, दिस इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन। तो T साइन थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर बाय आर, आर इज l साइन थीटा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन हमसे कह रहा है v को निकालो, ठीक है। तो इस इक्वेशन से मैं v को कह नहीं सकता कि v आ गया है, क्योंकि अभी तो t की टर्म्स में आया है। दूसरी इक्वेशन हम क्या बना लेंगे, हम कहेंगे कि t कॉस थीटा, यानी कि इस टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ज़रूर mg को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तभी ये बॉल वर्टिकली मूव नहीं कर रही है, केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रही है। अब इनका रेशियो ले लो, इनको डिवाइड कर देंगे, तो इनको डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, देखो इनको डिवाइड करने से आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर बाय gl साइन थीटा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से देखो हम कह सकते हैं कि हमें v पता लग गया l और थीटा की फॉर्म में, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा उधर ले जाएंगे, रूट लेंगे तो v आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो मतलब सारे क्वेश्चन में हमने कुछ सिमिलर सा ही किया है। एफवीडी बनाया है, टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन दिया है v स्क्वायर बाय आर, और फिर F इक्वल टू ma को यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मतलब ये कोई एक नया फोर्स नहीं है जो हम एफवीडी में ड्रॉ करेंगे, ऐसा नहीं है। इट इज अ रोल प्लेड बाय दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्सेस, बाय वन ऑफ दी एग्जिस्टिंग फोर्सेस या बाय सेवरल ऑफ दी एग्जिस्टिंग फोर्सेस। मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब देना। सपोज अगर तुम लोग क्रिकेट फॉलो करते हो, ठीक है, तो जो टीम ग्राउंड पे खेलती है, जैसे अगर मान लो इंडिया फील्डिंग कर रही है, देन हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन द ग्राउंड, ठीक है, इंडियन प्लेयर्स, ठीक है। तो आई थिंक यू विल प्रोबेबली से दैट 11 प्लेयर्स आर देयर, ठीक है, विच इज करेक्ट ऑल्सो। बट नोटिस दिस दैट देयर आर 11 प्लेयर्स, मतलब लेट्स से किसी ने पूछा जो क्रिकेट से अवेयर नहीं है, बाकी पूछता है कि 11 प्लेयर्स है बट देयर इज अ कैप्टन ऑल्सो ना, तो देयर शुड बी 12, राइट, 11 प्लेयर्स एंड अ कैप्टन। तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि नो,
उन 11 प्लेयर्स में से ही एक जने को हम कैप्टन बना देते हैं, मतलब कि कैप्टन इज अ रोल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैप्टन इज एन अनदर इंडिविजुअल हु विल बी एडेड टू द टीम। जो प्लेइंग 11 है, जो प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, उन्हीं में से किसी एक को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कैप्टन बनने की। तो एग्जैक्टली सेम यही होता है कि जो फोर्सेस लग रहे होते हैं उन्हीं में से एक फोर्स या मे बी समटाइम्स मोर देन वन फोर्स, दे प्ले अ सर्टेन रोल, ठीक है। तो वो रोल क्या है? वो रोल है नॉर्मल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का, यानी कि डायरेक्शन चेंज करने का, ठीक है। तो ये रोल जो फोर्स प्ले करता है, उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी पुराने क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। तो हमने जो पहला एग्जाम्पल किया था, इसमें देखो देयर वर 3 फोर्सेस, टेंशन, नॉर्मल एंड एमजी, ठीक है। बट आउट ऑफ दीज ओनली वन फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन एंड दैट फोर्स वाज टेंशन, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर टेंशन वाज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। टेंशन वाज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर जो सेकंड ब्लॉक था, उस ब्लॉक पर एक जो T2 था, केवल यही टुवर्ड सेंटर लग रहा था, तो T2 वाज द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर M2, ठीक है। अगर मैं M1 के लिए पूछूं दैट विच फोर्स वाज द सेंट्रीपिटल फोर्स, देन T1 माइनस T2 वाज द सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ये दोनों रेडियल लाइन के अलॉन्ग लग रहे हैं तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर जो है वो T1 माइनस T2 बनेगा। सो T1 माइनस T2 वाज द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर M1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे अगर हम आए वापस से, तो इस कोनिकल पेंडुलम के लिए विच फोर्स वाज द सेंट्रीपिटल फोर्स, सो T sin थीटा। इस बार हम ये भी नहीं कहेंगे कि टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स है, टेंशन का भी कंपोनेंट लेंगे, तो T sin थीटा वाज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लियर है आप लोगों को कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो वी कैन से दैट द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो 3 एग्जांपल में हमने अलग अलग तरह के सेंट्रीपिटल फोर्स देख लिए। अब ये बात अगर क्लियर है तो वापस चलते हैं एक बार एग्जांपल्स पे और एक और चीज नोटिस करो, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने टी को किससे इक्वेट करा? हमने उसको इक्वेट करा mv²/r से। क्यों करा भाई? दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो नेट फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो mv²/r से इक्वेट करा। यहां पे T2 वाज द सेंट्रीपिटल फोर्स, T2 को किससे इक्वेट करा? v²/r से। T1 माइनस T2 वाज द सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको किससे इक्वेट करा? mv1²/r से। r इज L1 हियर। तो हर बार हम सेंट्रीपिटल फोर्स को mv²/r से इक्वेट कर दे रहे हैं, ठीक है। क्यों कर दे रहे हैं? भाई बहुत सिंपल सी बात, F इक्वल टू ma की वजह से। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। एक्सेलरेशन टुवर्ड्स व्हाट? सेंटर इज व्हाट? v²/r, ठीक है। तो हमको यहां पे 2 चीजें समझने की जरूरत है। एक तो हमको यह समझने की जरूरत है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स विच विल गेट एडेड टू द एफबीडी, ठीक है। हमने ये जो एफबीडीज बनाए थे, ये हमने तब बनाए थे जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। वी डिड नॉट नो कि क्या होता है वो। तो एफबीडी बनाने का जो प्रोसेस है वो सेम रहता है, ठीक है। एफबीडी जैसे बना रहे थे वैसे बनाते हैं। बने हुए एफबीडी में 1 और मोर फोर्सेस, या यूं कह लो कि अब जो एफबीडी बन गया है उसमें व्हाटएवर इज द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। नाउ बिकॉज वी आर सेइंग दैट इट इज द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, देन इट शुड आल्सो बी इक्वल टू मास टाइम्स द एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, and acceleration towards center is v²/r. So in essence we can say that centripetal force will always be equal to, numerically it will always be equal to mv²/r, ठीक है। तो आई होप यहां तक की बातें समझ में आई है, that centripetal force will always be equal to, so this is what, this is, you can say, net force towards center, okay, net force towards center, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, देयरफॉर इट इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है। तो ये तो हो गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी। अब सवाल उठता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ठीक है। अगेन दीज आर टर्म्स दैट यू विल कम अक्रॉस। अगर तुम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ थ्योरी या टेक्स्ट वगैरह पढ़ोगे तो यू विल कम अक्रॉस दीज टर्म्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ठीक है। तो देखो वापस चलते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अब सपोज हमने जैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, होप तुम लोगों को याद है। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम्स होते हैं जो एक्सेलरेटेड होते हैं, मतलब हम ऑब्जर्वर, अगर अपने आप को ऑब्जर्वर माने, तो हम अगर ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जिसमें खुद में एक्सेलरेशन है, तो हम ये कहेंगे कि हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, वी आर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। उस तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या करता है?
तो वो जो रियल एफबीडी होता है, जो एफबीडी बनना चाहिए ग्राउंड फ्रेम से या इनर्शियल फ्रेम से, उस एफबीडी में एक एक्स्ट्रा फोर्स और ऐड करता है, ठीक है, जिसको हम सीडो फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो सीडो फोर्स अप्लाई करने के रूल्स तुम्हें याद होने चाहिए। तो सीडो फोर्स अप्लाई करने के रूल्स क्या होते हैं, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सीडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज एफबीडी इज बीइंग ड्रॉन, जिसका भी तुम एफबीडी बना रहे हो मास उसका यूज होगा। और एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इज द सीडो फोर्स। तो मास तो ऑब्जेक्ट का यूज होता है, एक्सेलरेशन किसका, एक्सेलरेशन यूज होता है जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है उसका, ठीक है। तो सीडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास अलग एंटिटी का होता है, एक्सेलरेशन अलग एंटिटी का होता है। मास तो ऑब्जेक्ट का होता है जिसका एफबीडी बनाना है, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का होता है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होती है सीडो फोर्स की, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का या नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जिस भी डायरेक्शन में है, सीडो फोर्स उसकी उल्टे डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो हैविंग रिवाइज्ड यू नो द थिंग्स अबाउट सीडो फोर्स, नाउ लेट्स कम हियर। सपोज मैं कहता हूं कि इस ब्लॉक के ऊपर एक आदमी बैठा था एंड दैट आदमी इज द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये आदमी ब्लॉक के ऊपर बैठा है, ठीक है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल, इस आदमी को हम नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कहेंगे या इनर्शियल ऑब्जर्वर कहेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स इट्स अ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बिकॉज ये ब्लॉक पे बैठा है विच इज एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। तो हमने इस आदमी से कहा अच्छा भैया तुम एफबीडी बनाओ चलो, तो ये कहेगा चलो मैं बना देता हूं। तो ये एक्चुअल फोर्सेस को तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में ये एक सीडो फोर्स बनाएगा, ठीक है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल, ये आदमी इस ब्लॉक का जब एफबीडी बनाएगा तो उसमें सीडो फोर्स की डायरेक्शन क्या शो करेगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन। तो सम ऑफ यू मे हैव गेस्ड इट राइट, ये इसका खुद का एक्सेलरेशन इधर है टुवर्ड सेंटर, तो ये जो सीडो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये आदमी कहेगा कि अब मैंने सीडो एफबीडी कंप्लीट कर लिया है, दिस इज द एफबीडी, ठीक है। तो हम इससे बोलेंगे कि अच्छा अगर तुमने एफबीडी बना लिया है तो फिर हमें टेंशन की वैल्यू बता दो। तो ये कहेगा कि देखो मैं ब्लॉक पे बैठा हूं तो मुझे तो ब्लॉक हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऑब्जर्वर, फिजिक्स में ऑब्जर्वर हमेशा कहता है कि वो अपने आप को रेस्ट पे मानता है, वो कहता है मैं रेस्ट पे हूं, दुनिया मूव कर रही है, ठीक है, विच इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो ये कहेगा कि ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा, तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो टी जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये आदमी भी बात सही कर रहा है, इसने टी की वैल्यू सही बता दी है हमें। तो सीडो फोर्स का यही फायदा होता है कि तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके भी सही आंसर्स निकाल देते हो, ठीक है। तो ये जो सीडो फोर्स है जो इस ऑब्जर्वर ने इस्तेमाल किया है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सीडो फोर्स दैट यू विल ड्रॉ व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट व्हिच इज सर्कुलेटिंग, ठीक है। तो दैट इज द सीडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, तो ठीक है, कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है सेंट्रीफ्यूगल का, लेकिन अभी तो तुम यहां से स्टार्ट करो, ये समझ लो, ठीक है। तो गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज इस क्वेश्चन में M2 के ऊपर हम ऑब्जर्वर बैठा देते, वो M2 का डायग्राम बनाता, तो वह M2 पे एक सीडो फोर्स इधर की तरफ एक्ट कराता जिसकी वैल्यू होती M इंटू A2 वेयर दिस वैल्यू इज A2, ठीक है। और फिर ये कहता कि भाई M2 रेस्ट पे है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो M2 पे बैठे ऑब्जर्वर के लिए दिस फोर्स विल बी कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आई होप यू गेट द आइडिया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जर्वर को बैठा दें और ये ऑब्जर्वर जो सीडो फोर्स ड्रॉ करेगा उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। सो इफ यू आर इन द ग्राउंड फ्रेम तो तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात ही नहीं करोगे, तो तुम कहोगे एफबीडी बनाएंगे हम और हमको ऑब्जेक्ट घूमता हुआ नजर आ रहा है तो नेट फोर्स जो होगा वो उसके मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर द डिस्कशंस ऑन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सिचुएशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम एक हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, नीचे देख रहे हैं और नीचे हमको एक रोड दिखाई दे रही है, बढ़िया सा हाईवे दिखाई दे रहा है जो कि 90 डिग्री पे टर्न कर रहा है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो हमको ऊपर से कार का टॉप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कार आ रही है, V स्पीड से चलते हुए आ रही है और कार इस कांस्टेंट स्पीड से ही ये टर्न एग्जीक्यूट करने वाली है, ठीक है। तो मान लेते हैं कार यहाँ टर्न यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये जो पूरा क्वार्टर सर्कल है दिस इज द टर्न ऑफ 90 डिग्री दैट दिस कार हैज टू नेगोशिएट, इसको ये टर्न पूरा करना है, ठीक है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल, व्हेन द कार इज ऑन दिस आर्क और व्हेन इट इज नेगोशिएटिंग द टर्न, कैन वी से दैट इट इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। आई होप यू विल ऑल से यस, ठीक है। और अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो कोई ना कोई फोर्स तो टुवर्ड सेंटर लगा ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज,
ठीक है, तो हम कार को ऊपर से देख रहे हैं, कार हमको दिखाई दे रही है, ये जो प्लेन है स्क्रीन का, दिस इज द ग्राउंड राइट नाउ, दिस इज द रोड। ठीक है, अब इस फिगर में अगर मैं mg की बात करूं, कार पे mg किधर लग रहा होगा, तो वो स्क्रीन के अंदर लग रहा होगा क्या, mg फोर्स जो है वो स्क्रीन के अंदर की तरफ लग रहा है, और इस कार पर रोड की वजह से जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि इस फिगर में बाहर की तरफ हम ऊपर से देख रहे हैं, तो नॉर्मल फोर्स हमारी आंखों की तरफ आना चाहिए। तो मैं जब यहां से देख रहा हूं तो नॉर्मल फोर्स निकल के मेरी आंखों की तरफ आना चाहिए, तो नॉर्मल फोर्स है बाहर की तरफ, ठीक है, mg है अंदर की तरफ। दोनों में से कोई सा भी फोर्स इस प्लेन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जब ये कार यहां से गुजर रही होगी, जब ये कार इन पॉइंट्स पे से गुजर रही होगी, उस समय कार के एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होंगे। तो मुझे अभी तक कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं मिला है जो ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन मैंने अभी तक एक फोर्स के बारे में सोचा भी तो नहीं है, फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, तो जब हम कार को टर्न करते हैं, ठीक है, तो हम कार की व्हील्स की पोजीशन ऐसी चेंज करते हैं कि उन पे फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड इट इज दिस फ्रिक्शन विच हेल्प्स इन नेगोशिएटिंग दिस टर्न, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सेंट्रीपीटल फोर्स का काम करेगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे mv²/r। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से हॉरिजॉन्टल रोड पे कार टर्न होती है। अब लेकिन देखो एक चक्कर है, एक सिचुएशन है इसके अंदर। सपोज ये रोड जहां पे बनी हुई है वहां पे स्नोफॉल हो गया है, खूब सारा स्नोफॉल हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से म्यू जो है यानी कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, दिस मे बिकम वेरी स्मॉल। तो म्यू कम होने से क्या फर्क पड़ गया भाई, म्यू कम होने का मतलब हुआ कि फ्रिक्शन की जो लिमिट है जिसको कि हम म्यू इंटू एन लिखते हैं वो भी रिड्यूस हो गई है। मतलब मुझे इस टर्न पे मुड़ने के लिए सपोज जितना भी फ्रिक्शन चाहिए, वो फ्रिक्शन अगर इस वैल्यू से ज्यादा हो गया, मतलब इतना फ्रिक्शन मिल सकता है, मैं ज्यादा डिमांड कर रहा हूं, तो मिलेगा ही नहीं। तो क्या होगा फिर, तो कार टर्न नहीं होगी। तो कार टर्न नहीं होगी तो क्या होगा, वो सीधी चली जाएगी, मतलब या सीधी चली जाएगी या पार्शियली स्किड कर, मतलब स्किड कर जाएगी। मतलब हम जिस रेडियस पे, हम छोटे रेडियस पे घुमाना चाहते हैं, कार ऐसे चली जाएगी, विच विल, सो दिस कार विल हैव अ लार्जर रेडियस। लार्जर रेडियस का मतलब फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कम मिला था, फ्रिक्शन फोर्स कम मिला था, तो मतलब लार्जर रेडियस पे चली गई कार। तो कहने का मतलब यह है कि कार के स्किड होने के चांस रहते हैं। स्किडिंग नहीं हो उसके लिए हमारी जो डिमांड है वो अवेलेबल वैल्यू से कम होनी चाहिए। ठीक है, एन को हम लिख देंगे mg। ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, mg स्क्रीन के अंदर था, नॉर्मल स्क्रीन से बाहर था। तो यहां से समझ में आता है कि जो इस टर्न पे स्पीड हमें रखनी है वो म्यू जी आर से कम रखनी ही चाहिए। आ रहा है क्या समझ में? इस टर्न पे अगर स्पीड म्यू जी आर से ज्यादा हुई तो कार स्किड कर जाएगी। देखो टर्न्स पे कार में दो तरह के डेंजर होते हैं। ठीक है, एक डेंजर होता है ओवर टर्निंग का। ठीक है, मतलब कार यूं चल रही थी और पलट गई, कार ऐसे जाते जाते ऐसे पलट गई। ठीक है, ओवर टर्निंग का डेंजर होता है, वो कुछ अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जिसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस डेंजर को मिनिमाइज किया जाता है कार की हाइट कम करके। थिंक अबाउट फार्मूला 1 कार्स, इतनी कम हाइट की बनाते हैं ताकि ये ओवर टर्निंग का डेंजर मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, एक दूसरा डेंजर होता है स्किडिंग का। ठीक है, तो अभी हम केवल स्किडिंग वाले डेंजर को डिस्कस कर रहे हैं। स्किडिंग वाले डेंजर को अवॉइड करने के लिए हमें स्पीड एक सर्टेन वैल्यू से कम रखनी ही चाहिए, और वो वैल्यू है रूट म्यू जी आर। ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द टर्न। ठीक है, हमारी स्पीड इससे ज्यादा हुई तो हमारी कार का स्लिप होना तय है। ठीक है, अब लेकिन ना इस पूरी अरेंजमेंट में देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि सपोज किसी भी रीजन से अगर म्यू कम हो गया, रीजन क्या हो सकता है, मान लो किसी एंटी सोशल तत्व ने, मान लो सड़क पे ऑयल बिखेर दिया जो कि बड़ा रिस्की होता है, या मान लो चलो एंटी सोशल आदमी नहीं भी था, ऑल आर गुड सिटीजन्स, लेकिन मान लो स्नोफॉल हो गया। स्नोफॉल होने से म्यू बहुत कम हो जाएगा, तो जिस स्पीड पे हम ड्राइव कर सकते हैं वो बहुत कम हो गई। सपोज ये वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, लेकिन ड्राइवर्स को ये बात नहीं पता, वो साइंस के बैकग्राउंड के नहीं, उनको नहीं पता, वो अपना कार नॉर्मली ड्राइव कराते हुए मोड़ पे पहुंचे, टर्न करने की कोशिश करी, कार टर्न ही नहीं हुई, दैट्स डिजास्टर। ठीक है, तो क्या करें फिर? तो मतलब जहां पे हमको पहले से आइडिया होता है कि यहाँ पे म्यू कम हो सकता है या कार काफी स्पीड में चलेंगी, वहां पे हम इस तरह के हॉरिजॉन्टल टर्न्स यूज ना करके, जो इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, वो बैंग्ड ट्रैक्स बनाते हैं। बैंग्ड ट्रैक्स, बैंग्ड का मतलब होता है टेढ़े। ठीक है, जैसे इस फिगर में दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है।
ठीक है। तो ये जो टेढ़े ट्रैक होते हैं ये कैसे हमारी हेल्प करते हैं, हाउ डू दे कम फॉर आवर रेस्क्यू, वो समझते हैं। ठीक है, तो इस बैंक ट्रैक में तुम्हें दिखाई दे रहा है सड़क इस तरह की है, ठीक है, एंड कार इसके ऊपर चल रही है। आई होप यू ऑल कैन इमेजिन अभी जो 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 इस फोटोग्राफ में सड़क तुम्हें दिखाई दे रही है, आई थिंक यू ऑल कैन जज कि ये जो सर्कल बन रहा है इस सर्कल का सेंटर समवेयर यहां पर है। ठीक है, यानी कि इस कार का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। देखो आ रहा है कि समझ में? ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। ये जो एंगल होता है जिस एंगल पे सड़क को टेढ़ा किया जाता है इसको बैंकिंग एंगल कहते हैं, बैंकिंग एंगल। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ गया, मतलब हाउ इज इट हेल्पिंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस समय अगर मैं कार का एफवीडी बनाऊंगा तो नॉर्मल फोर्स बनेगा ऐसे, mg बनेगा ऐसे, और मैं एक चीज इमेजिन करता हूं कि मान लो फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन गायब ही हो गया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नेग्लिजिबल, मैं फ्रिक्शन के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहता। तो अगर मैं फ्रिक्शन के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहता तो कोई और फोर्स है क्या जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा और कार को टर्न करने में हेल्प कर देगा? वेल आई डू सी कि ये नॉर्मल जो कि अब वर्टिकल नहीं है, पिछले केस में ये वर्टिकल था, अब वर्टिकल नहीं है। क्योंकि ये वर्टिकल नहीं है तो इस नॉर्मल का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जो कि टर्निंग में हेल्प कर सकता है, यानी कि n sin theta दिस विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स नाउ। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट क्या कर रहा है, n cos थीटा क्या कर रहा है, n cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तभी ये कार हमें नीचे ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है। तो इन दोनों से अगर मैं रेशियो ले लूं तो देखो tan थीटा, ठीक है, n कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर जी आ गया, यानी कि स्पीड आ गई रूट आर जी tan थीटा। अब देखो कि ये स्पीड म्यू के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, मतलब इनफैक्ट फ्रिक्शन तो हमने लगाया ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इस सिचुएशन में अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं भी मिला हमें, ठीक है, तो भी इस पर्टिकुलर स्पीड पे कार सेफली टर्न को नेगोशिएट कर लेगी, कोई डेंजर नहीं होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? लेकिन यहां पे मुझे एक फंडामेंटल प्रॉब्लम नजर आ रही है, मतलब मुझे एक दूसरे तरह का डेंजर नजर आ रहा है। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, सपोज करो ये वैल्यू है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब जो भी इंजीनियर था उसने आर की वैल्यू ऐसी चूज करी और थीटा ऐसा चूज करा कि ये नंबर 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इस रोड पे जा रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ 40 किलोमीटर पे। ठीक है, मुझे किसी वजह से स्पीड कम करनी पड़ गई। ठीक है, मान लो मेरी गाड़ी खराब हो गई, चलते चलते खराब हो गई, अपने आप बंद हो गई गाड़ी, या मेरे सामने कोई आ गया, मुझे ब्रेक लगाना पड़ गया। तो अब क्या, मतलब 40 पे चलाने को कहा था हमने, या मान लो मेरे को स्पीड तेज करनी पड़ गई, मेरे को पीछे से दिखाई दे रहा है कि कुछ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स दे आर चेजिंग मी, मेरे को कार भगानी है, मैं स्पीड तेज करना चाहता हूँ, तो क्या यहाँ पे स्पीड कम ज़्यादा करते ही मेरी कार स्किड गिर जाएगी? वेल नो, हमने फ्रिक्शन को अभी लगाया नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है, जनरली देयर इज ऑलवेज सम फ्रिक्शन अवेलेबल। तो वो फ्रिक्शन क्या करता है, तुम जब इससे ज़्यादा स्पीड पे कार चलाते हो तो कार ऊपर की तरफ स्लिप करने की कोशिश करती है, तो उस समय फ्रिक्शन नीचे की तरफ डेवलप होकर कार को ऊपर स्लिप करने से रोक देगा टू एन एक्सटेंट, अनलेस यू ड्राइव इट वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी, हाँ, मतलब इससे काफी ज्यादा तेज ना करो। तुम सपोज 40 का 41 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी कार स्लिप कर जाएगी। ठीक है, तुम 40 का 80 कर दोगे तो चांस बनेगा। ठीक है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो जब हम इस स्पीड से ज्यादा स्पीड पे जाते हैं तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ डेवलप होकर इस कार को ऊपर की तरफ स्लिप करने से रोक देता है, और अगर हम इससे कम स्पीड पे जाएंगे तो कार में विदाउट फ्रिक्शन तो नीचे आने की टेंडेंसी होगी, लेकिन उस केस में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग के कार को नीचे स्लिप करने से भी रोक देता है। जनरली हम बैंकिंग इस तरह से करते हैं कि ये एंगल, जो एंगल ऑफ रिपोज होता है, जिसके बारे में तुमने फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, उससे कम हो। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ जो मैंने बात बताई? इसका मतलब यह है कि अगर कार को तुम्हें खड़ा भी करना पड़ गया, मान लो कार बंद पड़ गई थी, खड़ी हो गई कार, तो भी कार नीचे स्लिप नहीं करेगी। मतलब हम इतना टिल्ट नहीं करते हैं कि रुकी हुई कार भी स्लिप करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि स्पीड डिक्रीज होने पे भी कोई डेंजर नहीं है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग के इसको नीचे से स्लिप करने से रोक देता है। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग बैंकिंग। ठीक है, तो गाइस आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या सीखा हमने सबसे पहले तो ये बात समझी कि एक्सेलरेशन होने के लिए स्पीड चेंज होना इज नॉट द नेसेसिटी। स्पीड चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रहा
तो भी एक्सेलरेशन हो सकता है डायरेक्शन चेंज होने के कारण, या ये कह लो कि दोनों इंडिपेंडेंट बातें हैं। स्पीड चेंज होना हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है, ठीक है। और वो एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन कहलाता है, उसको सेंट्रीपिटल भी कहते हैं, उसको रेडियल भी कहते हैं। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो मैंने यहाँ पे समझाया था, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस अब नहीं समझाऊंगा क्योंकि फिर हमारी समरी का फ्लो ब्रेक होता है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, उसकी जो वेलोसिटी, उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो v²r होता है, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम रेडियल और सेंट्रीपिटल भी कहते हैं, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है, वो टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर डायरेक्टेड होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का वेक्टर सम होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर पार्टिकल सर्कल पे चलता है कांस्टेंट स्पीड से, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर सर्कल पे चलता है वेरिंग स्पीड से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही। नॉर्मल एक्सेलरेशन v²r के बराबर है, ठीक है। और अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके एफवीडी बना के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहां से हमने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंस समझा, या इन टर्म्स का मीनिंग समझा हमने, ठीक है, कि ये क्या होते हैं। और फिर हमने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में इस नॉलेज को अप्लाई करा, विच इज टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ कर्व्ड ट्रैक, ठीक है। तो all this is regarding the uniform circular motion, guys. Next class में we will cover non-uniform circular motion, which is also a very very interesting case, ठीक है। With that I bid you goodbye for now. I will see you next week. All of you take care. Bye bye.